हेलो एवरीवन। आज है 3 जनवरी 2023 और मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेकर आया हूँ न्यूज़ के आर्टिकल्स के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। तो पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग रिसेशन विल हिट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड दिस ईयर वॉन्स आईएमएफ चीफ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईएमएफ के बारे में। हाँ, कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ इज़ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हाँ, और इसकी चीफ कौन है? तो राइट नाउ इट इज़ क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ इज़ कहाँ पे है? इट्स इन वॉशिंगटन डीसी। और इसके के अराउंड 190 मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है। तो ये तो था आईएमएफ के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये एक फाइनेंशियल एजेंसी है, हाँ, यूनाइटेड नेशंस का, विच इज़ इन वॉशिंगटन डीसी। तो जो चीफ है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, उन्होंने बताया संडे को कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है, हाँ, दैट इज़ गोइंग टू गो इनटू रिसेशन। वो रिसेशन में जाएगा। और रिसेशन बेसिकली आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज रिसेशन, कैसे रिसेशन को मेजर किया जाता है। तो जो थंब रूल है, हाँ, द थंब रूल इज फॉर रिसेशन इज कि अगर दो कंजिक्यूटिव क्वार्टर, इफ टू कंजिक्यूटिव क्वार्टर में, दो कंजिक्यूटिव क्वार्टर मतलब 3 + 3 महीने, हाँ, 6 महीने तक अगर जो जीडीपी का ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाएगा अगर वो नेगेटिव आता है, हाँ, तो फिर उसे, हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं दैट कंट्री इज इन रिसेशन। वो रिसेशन में गया है। अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है जीडीपी का 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है रिसेशन का। म- और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे ही एज ए रूल ले करके ही रिसेशन कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स को भी देखा जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा चल रहा है। हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखते हैं। उसके बाद रिटेल का सेल्स कितने हैं, सही घट रहे हैं या नहीं। हाँ, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है या नहीं। हाँ, तो रिसेशन का में और भी फैक्टर्स है, लेकिन जो थंब रूल है कि अगर बाय डेफिनेशन बोले तो दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रेट हो तो वी कैन से कि कंट्री जो है रिसेशन में जा रहा है। तो ये रिसेशन का डेफिनेशन है। तो राइट नाउ जो है, जो आईएमएफ की चीफ है, उनका मानना है कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन और चाइना ये इकोनॉमिक स्लोडाउन के थ्रू जाएगा। क्यों? बहुत सा जो फैक्टर्स है, देखिए, इकोनॉमी हमेशा ना साइकिल की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। अ, इन ऊपर जाएगा ग्रोथ होगा, फिर नीचे जाएगा रिसेशन होगा, ग्रोथ रिसेशन। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट अच्छा करेगा तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं, लेबर हायर करने लगते हैं। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, तो इससे बढ़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि एक समय आता है कि फैक्ट्रीज के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज हो जाते हैं। हाँ, इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि जो अनसोल्ड गुड्स होता है, अनसोल्ड रह जाता है बहुत सारा गुड्स। हाँ, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी उन्हें लगता है कि अच्छा करेगा तो वो ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब मशीन रात भर काम करे, 24/7 फैक्ट्रीज चलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। उससे क्या होता है, लास्ट में डिमांड उतना होता नहीं है, डिमांड जो है सप्लाई से कम हो जाता है। तो फिर प्रोडक्शन जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि अनसोल्ड हो जाता है गुड्स। हाँ, तो इससे क्या होता है कि फैक्ट्रीज को फिर लगता है कि नहीं बिक रहा है सामान, तो क्या करते हैं वो फिर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों को। तो फिर इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है। उनको लगता है कि अब जो है यहाँ से डिमांड क्योंकि घटने लगा, सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो क्योंकि अब डिमांड कम है तो उनको अब उतने लेबर्स का ज़रूरत नहीं है, तो लेबर को फायर करने लगता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा रहता है डिमांड से, तो प्राइस कम हो जाता है कमोडिटीज़ का। प्राइस कम होने से जो प्रोड्यूसर्स है उनको लगता है कि अब उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तभी जब होगा जब प्राइस ज़्यादा होगा। तो प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि बिकॉज सप्लाई गेट्स ग्रेटर देन डिमांड, तो प्राइस कम हो गया। तो उनको और लगता है कि अब प्रोडक्शन करना सही नहीं रहेगा, तो ये लोग प्रोड्यूस कम करने लगते हैं और लेबर को भी फायर कर देते हैं। तो इस कारण से रिसेशन इसे ही कहते हैं कि जब प्राइस घटने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, लेबर फायर होने लगे, तो फिर रिसेशन होने लगता है। ग्रोथ रेट जीडीपी का नेगेटिव हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो ये चलता रहता है। फिर ये क्या होगा, फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जबकि डिमांड जो है ग्रेटर देन सप्लाई हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्शन करना कम कर देते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगा, फिर डिमांड बढ़ जाएगा।
तो जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स को लगेगा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो और प्रोड्यूस करने लगते हैं, फिर वो लेबर को हायर करने लगते हैं। तो ये कहानी फिर यहाँ से ऊपर स्टार्ट होता है। तो इस तरह से रिसेशन इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या है कि जो मेन फैक्टर्स है दैट इज कि 10 मंथ का से हम लोग देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, सिंस मंथ ऑफ फरवरी से चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन का वॉर के वजह से हम बोल सकते हैं कि या इस कारण से रिसेशन बहुत ज़्यादा बहुत सारे कंट्रीज अफेक्टेड हो रहे हैं इस कारण से। सेकेंड हो सकता है कि स्पाइरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन जो राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व इंक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो फिर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर प्रोड्यूसर्स बोरो नहीं करेंगे, इस कारण से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो हायर इंटरेस्ट रेट इस कारण से हो रहा है। उसके बाद है जो चाइना में अगर देखें तो सर्ज इन द कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस के वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। तो ऑल दिस फैक्टर्स को कंसिडर करके जो आईएमएफ के चीफ है उनको लग रहा है कि हाँ रिसेशन इज अप्रोचिंग। अगर हम बात करें ग्लोबल ग्रोथ का फोरकास्ट का, तो 2021 में इट वाज अराउंड 6% ग्लोबल ग्रोथ, मतलब पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ। 2022 में इट इज 3.2% के अराउंड, और इट इज एक्सपेक्टेड कि 2023 में इट विल बी 2.7%। तो हम देखने लगातार ग्रोथ रेट जो है घट रहा है। तो दिस इज साइन कि हाँ कि ये रिसेशन इज अप्रोचिंग। वीकर ग्रोथ जो है, ये जो ग्रोथ है ये सिंस 2001 का बात करें, अगर हम फाइनेंशियल क्राइसिस ये 2008 को हटा दे, हाँ, तो ये सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट है 2.7% वर्ल्ड पूरे एज ए होल ग्लोबल इकोनॉमी का। तो दिस आर द फैक्टर्स, इसलिए इसलिए ऐसा लग रहा है कि द ईयर 2023 विल बी टफर देन द लास्ट ईयर बिकॉज द इकोनॉमीज ऑफ द यूएस, द यूरोपियन यूनियन एंड चाइना विल स्लो डाउन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया रेजेस विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड ऑयल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विंडफॉल मतलब क्या होता है। विंडफॉल मतलब अकस्मात, मतलब कि विंडफॉल टैक्स लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि ये तब गवर्नमेंट लगाता है विंडफॉल टैक्स किसी भी कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, जब वो कंपनी जो है प्रॉफिट कमा रहा है, हाँ, किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। जैसे कि वो उसे अपना कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। कोई कंपनी है, कोई एक कंपनी है, ये कंपनी जो है अचानक से पैसे कमाने लग रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज हो गया है बिना कोई अपना एक्सपेंसेस एडिशनल एक्सपेंस किए। हाँ, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण। अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, हाँ, वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन में, तो फिर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए क्रूड ऑयल का। तो एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री कंपनीज है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा है क्योंकि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये प्राइस के ऊपर अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर्स के एक्सपेंस पे, प्रोड्यूसर्स जो है ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस हाई प्राइस तो कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। और ये क्यों हुआ? किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उस कारण से अपना कंपनी कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं कर रहा है ये प्रॉफिट कमाने के लिए, तब गवर्नमेंट को आके इंटरवीन करना पड़ता है और उसे टैक्स लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। ये इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को एक तो सबसे पहले कि सप्लीमेंट्री रिवेन्यू मिल जाता है, कुछ एडिशनल इनकम हो जाता है गवर्नमेंट को ये टैक्स लगाने से। दूसरा है कि जो भी पैसे मिलेंगे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट स्पेंड कर सकता है, हाँ, और ये रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जो भी एक्स्ट्रा मनी जो कमा रहा है प्रोड्यूसर्स, हाँ, उससे टैक्स ले करके वो कंज्यूमर्स के तरफ को सब्सिडी देकर वो रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है गवर्नमेंट। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि गवर्नमेंट जिस कारण से विंडफॉल टैक्स लगाना पसंद करता है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है, दैट इज जनवरी 2 को गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि वो विंडफॉल टैक्स लगाए क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल के ऊपर जो है, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल, तो ये अराउंड 1700 रुपीज़ पर टन है, हाँ। और इसके मतलब टैक्स अभी राइट नाउ इट इज रुपीज 1700, एक टन के ऊपर 1700 रुपीज़ है, जिसको इंक्रीज करके 2100 कर दिया है। दिस इज द लाइक विंडफॉल टैक्स इम्पोज करके 17 से 2100 पर टन रुपीज़ कर दिया है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट टैक्स ऑन डीजल के ऊपर जो है, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया है। दैट इज अभी राइट नाउ जो है ₹5 है टैक्स, इसको बढ़ा करके 1 लीटर के ऊपर 5 रुपीज़ है, बढ़ा कर 7.5 पर लीटर कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर, हाँ, जो विंडफॉल टैक्स है, राइट नाउ टैक्स है ₹15, हाँ, पर लीटर।
इसे इंक्रीज कर दिया, सॉरी 1.5 पर लीटर, इसे इंक्रीज कर दिया गया है 4.5 पर लीटर। तो दिस इज, ये है रेट ऑफ टैक्स ऑन दिस। तो ऑयल बेसिकली एक बैरल में हम लोग ट्रेड करते हैं। एक बैरल में कितने लीटर्स होता है? अराउंड 159 लीटर्स ऑफ ऑयल होता है इन वन बैरल अप्रॉक्स। दैट इज, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो 158.98 के अराउंड रहता है लीटर्स ऑफ ऑयल इन वन बैरल। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट द विंडफॉल टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज टू स्टे ऑन स्टेडी ग्रोथ इन 2023 अकॉर्डिंग टू असोचम। तो असोचम क्या है? दैट इज, असोचम का फुल फॉर्म है कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक तरह का नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है। हाँ, इट्स इन न्यू दिल्ली। तो असोचम के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी जो है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, हाँ, कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है राइट नाउ, तो ऑफ कोर्स हमारा जो कंज्यूमर का डिमांड है दैट वो रिजिलियंट है, बहुत ही अच्छा रॉबस्ट डिमांड है कंज्यूमर डिमांड, मतलब हम लोग डिमांड अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो कॉरपोरेट है, कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ डूइंग गुड। जो भी कंपनीज है उनका बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेल्स अच्छा है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, एबेटिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट जो है वो कॉन्स्टेंटली घटा है। अगर हम देखें अक्टूबर मंथ में इन्फ्लेशन जो कितना था, अराउंड 6.77% था, हाँ, और नवंबर में ये आया अराउंड 5.88%। तो जो 4 ± 2% का जो टारगेट होता है आरबीआई का, दैट इज जो थ्रेशोल्ड है 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहे, तो ये नवंबर में अचीव हो गया। दैट इज, इट इज़ लेस देन 6%, दैट इज 5.88% पे पहुंच गया इन्फ्लेशन रेट, और ये फर्दर डिक्रीज करेगा विद मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई। तो ये नवंबर में दिस इज, ये एक्चुअली में बहुत महीनों के बाद ये 6% के अंदर आया। बेसिकली ये नवंबर में इसको 11 मंथ के बाद ये 5.88% पे आया है। दिस इज द 11 मंथ लो। उसके बाद अबेटिंग इन्फ्लेशन हो गया। फिर हाँ, जो बैंकिंग सेक्टर है ना, फाइनेंशियल सेक्टर, सॉरी, सिर्फ बैंकिंग नहीं, जो फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी ले ले तो हेल्दी है। जो फाइनेंशियल कंपनीज है वो बहुत काफ़ी हेल्दी है। मतलब उनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो एनपीएस लेवल है वो घट गया है, हाँ, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी हेल्दी है। और ऑफ कोर्स लास्टली हम बोल सकते हैं कि रोबस्ट एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस, एग्रीकल्चर जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है राइट नाउ इन इंडिया। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू जो मॉनसून है वो अच्छा है, जो गवर्नमेंट मेजर्स है, स्कीम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर अच्छे होने से क्या होता है कि जो भी कनेक्टेड इंडस्ट्रीज है, जैसे जिसे हम जैसे एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज है, ये हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, हाँ, टू व्हीलर्स है। एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो ये सारे इंडस्ट्रीज अच्छा होंगे, हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इससे सब अच्छा होगा। उसके बाद फिर जो कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर्स है, हाँ, कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर्स है वो भी उसमें भी काफ़ी ग्रोथ देखा जा रहा है। तो पहले कोरोना का टाइम में काफ़ी अफेक्टेड हो गए थे, पर फिर अब ये रीबाउंड किए हैं कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर्स। तो इससे क्या होता है, जैसे कि होटल हो गया, होटल एंड ट्रांसपोर्ट, आप कहीं जा रहे हो टूर पे, तो फिर ऑफ कोर्स आप कोई गाड़ी लेकर जाओगे या फिर ट्रेन से जाओगे, हाँ, या फ्लाइट से जाओगे, तो होटल बुकिंग करोगे, तो होटल और ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है। इससे ये अच्छे होने से क्या होता है ना कि जो पावर का डिमांड बढ़ जाता है, फ्यूल का डिमांड बढ़ जाता है, हाँ, तो पावर सेक्टर अच्छा हो जाता है, हाँ। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिमांड है, वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल डिमांड्स है, ऑटोमोबाइल्स अच्छे हो जाते हैं। तो कुछ सेक्टर्स, कोई स्पेसिफिक सेक्टर अगर अच्छा होगा तो उससे जो डोमिनो इफेक्ट उसका होता है, उससे रिलेटेड सारे इंडस्ट्रीज अच्छे करने लगते हैं। जैसे एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ये सारे इंडस्ट्रीज अच्छा करने लगेंगे। तो ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइंस है। अगर हम चैलेंजेस का बात करें, देयर आर चैलेंजेस एज वेल राइट नाउ। तो जैसे ग्लोबल स्लो डाउन है, हो रहा है, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट गिर रहा है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, इसमें रिसेशन आ रहा है। तो आरबीआई का डेटा के अकॉर्डिंग जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो है, आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2.7% से ग्रो करेगा, क्योंकि जो यूएस यूरोप है वो रिसेशन में जाएगा।
तो इससे कारण क्या होगा कि सेंट्रल बैंक्स जो है वो एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स जो है मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स तो डिमांड घट रहा है। तो इसका रिपरकशन इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट फिर घट जाएगा, हमारा कमोडिटी का डिमांड घट जाएगा, तो प्रोड्यूसर्स यहाँ कम प्रोड्यूस करेंगे, तो इफेक्ट हो सकता है, राइट। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होगा हमारे स्टॉक मार्केट से। फिर उसके बाद जो करेंसी, इससे क्या होगा, करेंसी रेट फ्लक्चुएट होगा। करेंसी रेट फ्लक्चुएशन होने से क्या होगा कि अगर हमारा इंडियन करेंसी जो है डिप्रिशिएट कर गया है, जैसे अभी कॉन्स्टेंटली हम लोग देख रहे हैं 80 से 83 के बीच में जा रहा है, तो डिप्रिशिएशन हो रहा है। तो डिप्रिशिएट होने से क्या होता है कि इंडियन बाहर का चीज़ के लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अब रुपी टर्म में ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, वो जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। और अगर उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे फर्दर प्रोडक्शन में, तो हमारा जो फाइनल कमोडिटी बनेगा वो और महंगा रहेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद है जो चैलेंज है, जो जियो पोलिटिकल, अनएबेटेड जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जियो पोलिटिकल वॉर, स्पेसिफिकली रशिया और यूक्रेन का। हाँ, तो दीज आर द चैलेंजेस हम लोग बोल सकते हैं राइट नाउ जो हमारे कंट्री फेस कर रहे हैं, एंड दीज आर एक्चुअली द पॉजिटिव साइड। हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि चैलेंजेस और पॉजिटिव साइड दोनों में बैलेंस रखना जरूरी है। ऑफ कोर्स इन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हमारा पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू फेस इट। तो टू एन एक्सटेंट द इम्पैक्ट ऑफ द हायर इंटरेस्ट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं, एसबीआई आईसीआईसीआई बैंक